चलिए, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा गड़ी, केम छो। तो लीजिए, हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त और होस्ट लीना जैन और आपका इस शानदार कार्यक्रम में स्वागत करती हूं जिसका नाम है सपना सच हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस सपने की बात कर रही हूँ। दरअसल भारत में पिछले कई वर्षों से मेल फीमेल सेक्स रेशो यानी लड़का लड़की का अनुपात बिगड़ा हुआ था। लड़कियों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही थी। लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या की वजह से ये आंकड़ा बेहद नीचे आ गया था। सरकार और समाज सेवी संस्थाओं ने इस तरफ ध्यान दिया और कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। हाल में हुए एक सर्वे के अनुसार मेल फीमेल सेक्स रेशो प्रति 1000 लड़कों पर 1020 लड़कियां हो गया है। वाओ इंडिया यानी वेल बीइंग ऑफ वुमेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर लगातार काम करता रहा है। वाओ इंडिया और महिला सशक्तिकरण से जुड़े लोग इस आंकड़े को जीत की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। आज लग रहा है कि देश में महिलाओं की दिशा और दशा दोनों सुधरेगी। लेकिन जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस खबर से कुछ लोगों को लगता है कि अब चूंकि पुरुष वर्ग कम हो जाएगा तो शायद दहेज की समस्या बढ़ जाएगी, समाज में फिर से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और शायद महिलाएं दहेज विरोधी कानूनों का नाजायज फायदा उठाने लगेंगी। कवि हृदय इस विषय पर क्या सोचता है, भविष्य की किस तरह कल्पना करता है, इसी विषय पर हमने ये काव्य संध्या आयोजित की है जिसका शीर्षक है सपना सच हुआ। आज का हमारा विषय ऐसे है जिसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों के विचार जानना बेहद जरूरी है। इसलिए हमने इस पटल पर कवि और कवित्री दोनों को ही आमंत्रित किया है। इसके साथ ही पटल पर हमारे साथ आज जुड़ी हैं वाओ इंडिया की संस्थापक, मेंटर, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड डॉक्टर शारदा जैन। स्वागत है आपका डॉक्टर जैन। इसके साथ हमारे साथ जुड़ी हैं वाओ इंडिया की प्रेसिडेंट डॉक्टर लक्ष्मी। स्वागत है डॉक्टर लक्ष्मी आपका। और हमारे साथ है वाओ इंडिया की सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी का। स्वागत है पूर्णिमा जी आपका। पूर्णिमा जी, डॉक्टर जैन और डॉक्टर लक्ष्मी, इससे पहले कि मैं आप लोगों को आमंत्रित करूं कुछ शब्द बोलने के लिए, एक मिनट लीना, एक पर्सन को बोल गए, वाइस प्रेसिडेंट। सॉरी, बिल्कुल, मैं स्वागत करना चाहूंगी वाइस प्रेसिडेंट बानू बंसल जी का, जिनके बिना हमारे कोई कार्यक्रम नहीं होते। ये हर कार्यक्रम में उपस्थित होती हैं। स्वागत है बानू जी आपका। धन्यवाद। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब नमन करें भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों का, जिनका बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। हम 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ये जिनका चल रहा है पीछे, प्लीज उसको बंद कर लीजिए। और इसके अलावा किन्हीं के यहाँ से बोलने की आवाजें भी आ रही थी, प्लीज उसको भी बंद कर दीजिए। नीलम जी भी जुड़ गई हैं। नमस्कार, नमस्कार, सबको शुभकामनाएं। डॉक्टर जैन नीलम जी भी वैसे मेडिकल प्रोफेशन से भी हैं और बिरजू महाराज जी की शिष्या भी हैं, कथक की, और बहुत अच्छी प्रस्तुतियां रहती हैं।
जी हाँ लीना। सबको मेरी शुभकामनाएं, नमस्कार। हम ऐसा करते हैं कि अभी हम सबको म्यूट कर देते हैं। जी यही करना पड़ेगा। लीना आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अब आप प्रोग्राम आगे बढ़ाइए। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर हिमांशु शेखर जी को कि वो आए और जनरल रावत के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करें। अनम्यूट कर लीजिए हिमांशु जी। नमस्कार मंचासीन सभी महानुभावों और आप सबका हार्दिक अभिनंदन, और जो श्रोतागण हमसे जुड़े हैं उन सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सबों को पता है, 3 दिन पहले जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी उसमें हमारे सीडीएस और उनके साथ उनकी पत्नी और 11, जैसा कि हमारे संचालिका महोदय ने बताया, तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए कुछ पंक्तियां मैं प्रेषित कर रहा हूं। और इस मंच की ओर से ये एक श्रद्धा सुमन उन सभी वीर गति प्राप्त लोगों के लिए है कि यह नीलगिरी की घटना है, हेलीकॉप्टर दुर्घटना है, उस पे सवार 14 यात्री, आलोक गया आई रात्रि, थल सेना के थे 7 सुनो, वायुवीर को बस 4 गिनो, जो चले गए अब छोड़ जहां, दिखे स्मृति शेष की डोर यहां, जीवन का सबके अंत हुआ, बस प्राण त्याग स्वतंत्र हुआ, उन सबको याद में लाना है, इस मंच से देश जगाना है, वाव मंच के सब योद्धा, WOW के सब योद्धा, उनको अर्पित करते श्रद्धा, नतमस्तक होकर कहना है, श्रद्धांजलि समर्पित करना है। हर हत वीरों का वीर सुनो, बस एक करिश्मा जरा सुनो, वरिष्ठ जो सबसे थे उनका, सुकर्म श्रद्धा से सुन उनका। हर एक 13 जवानों के बारे में ब्रिगेडियर लीडर थे, और हर एक जवान के बारे में अलग अलग से अच्छा, अगर हम बिपिन रावत सर के बारे में थोड़ी एक बार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। जनरल रावत को नमन करें, हर भारतवासी स्मरण करें, असमय होती दुर्घटना है, यह शोक नया है सहना है, भारत की सेना का परचम फहराया दुनिया में हरदम, वो है सपूत चिर निद्रा में, शोकाकुल देश दरिद्रा में, धन अक्षय कभी न होता है, अब क्षीण मनोबल होता है, भारत का मान रखा जिसने, कई कर्म भूमि चखा जिसने, हर जगह उन्होंने काम किया था। 87 की चीनी भिरंत, रावत आच्छादित था दिगंत, कांगो मांगे शांति का दान, जनरल रावत की बढ़ी शान, मणिपुर में आतंकी निशान, बर्मा में जा मारा निदान, गोरखा राइफल के जवान, सेना की थामी थी कमान। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ सेना की कमान थी, वो सीडीएस भी थे, संयुक्त कमान जवानी थे, पहले कर्मठ सेनानी थे, आकस्मिक मृत्यु का आवाहन, नतशीश देश का वे महान, आकस्मिक मृत्यु का आह्वान, नतशीश देश का वे महान, नतशीश देश का वे महान। नमन। बहुत सुंदर शब्दों में श्रद्धांजलि हिमांशु जी आपने दी है। वास्तव में जनरल रावत के साथ साथ जितने भी लोग थे उनके लिए कुछ भी कहें कम है इन सब के लिए। और जनरल रावत को तो वो जहां पर थे तो पोस्ट की वजह से नहीं, वो जो शख्सियत थे उस शख्सियत को सलाम है। तो लीना। तिरछी टोपी वाले जनरल रावत को नमन। और अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है सपना सच हुआ, और हम आज बात कर रहे हैं मेल फीमेल सेक्स रेशो की। तो सबसे पहले मैं इस विषय पर बात करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी मेंटर डॉक्टर शारदा जैन को, जो कि एक प्रख्यात गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने
इस दिशा में बहुत काम किया है। सो डॉक्टर जैन, आप इस न्यूज को किस तरह देखती हैं, हम जानना चाहेंगे। और आज के कार्यक्रम के लिए भी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जैन, आज के कार्यक्रम के विषय में भी ये जो कन्या भ्रूण हत्या में जो कमी आई है, इसके विषय में भी आप क्या सोचती हैं, ये भी साथ में। मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और इसको एक बड़े धब्बे की तरह से हम देखते हैं। और ये वाला जो मूवमेंट शुरू हुआ फीमेल फीटिसाइड के अगेंस्ट, इसकी पीक आई तो 80s और 90s में, और फिर 21st सेंचुरी में भी कंटिन्यूड रही। पर कहते हैं कि सरकार के एफर्ट से, सभी डॉक्टर कम्युनिटी के एफर्ट से, एनजीओस के एफर्ट से, और इवन सभी भारतीयों के एफर्ट्स, जी, एक जो गंदा सपना था वो खत्म हो गया, और इसी सपने की हमें शायद तलाश थी। तो मैं कहती हूँ कि मैं पास्ट को रिपीट नहीं करना चाहती। ये हमें सभी को मालूम है। मैं जैन परिवार से आती हूँ और मैं अभी पिछले 5-10 सालों से देख रही हूँ। मैं पूछती हूँ कई बार कि इसमें अब कितना दहेज खर्च कर रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि अब दहेज खत्म हो गया मैडम। अब जैन परिवार को अगर जैन लड़की चाहिए तो कोई दहेज नहीं है। बहुत अच्छा। हाँ, उसी तरह से बिहार में उस दिन मेरी दोस्त ममता ठाकुर कह रही थी कि डॉक्टर साहब, मैं उस पार्ट ऑफ बिहार से आती हूँ जहां पर लड़कियों की बोली लगती थी। जी, ये आपके पंजाब वाले और हरियाणा वाले, उनको तो लड़कियां मिलती नहीं थी, तो वो हमारे यहाँ के बोली लगा के ले जाते थे। डॉक्टर साहब, अब 5-10 सालों में वो भी खत्म हो गया। तो वो जो गंदा सपना था हम लोग का, वो सब खत्म हो गया। आपको सभी लोगों को खुशी होगी कि 1000 आदमियों के ऊपर अब हम 1020 हैं। जी, 1000 आदमियों के पीछे हम 1020 हैं। 1020 है, बिल्कुल। जी। अब हमें लड़कियां तो हमें बचाना ही है, इन ब्लैक शिप्स को भी देखना है कि जो है ये दोबारा हम उस चक्कर में दोबारा ना पड़ जाएं। और सेकेंडली, इन बच्चियों को पढ़ाना है, इन बच्चियों को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना है। तो एक डिकेड पहले हम कहते थे 95% लड़कियां 5वीं क्लास में हैं, और आपको अच्छा लगेगा कि अब 90% लड़कियां 10वीं क्लास में हैं। तो प्रगति तो कर ही रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं कोई कवित्री नहीं हूँ, पर मैं आपको सुनना चाहूंगी। पर एक ये वाली बात है कि सपना सच हुआ, सचमुच कि ये हम लोगों की 1 हफ्ते से सेलिब्रेशन चली है, जब से ये प्रिलिमिनरी, ये छोटा मोटा सर्वे नहीं है मैडम, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो कि हर 10 साल में किया जाता है। उसका बहुत थोड़ा आंशिक जो चीज है वो रिलीज करी है सरकार ने, क्योंकि सरकार भी खुश है इस बात के लिए कि जो उनके प्रयास है वो सब ठीक हो रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी इस उत्सव का जो मनाया जा रहा है, हम लोग 7 दिन से ये उत्सव मना रहे हैं, और ये मैं पूर्णिमा जी की विशेष कर धन्यवाद देती हूँ कि ये भी सेलिब्रेशन की तरह से इसको ले। और ये चीज बार बार, छोटी सी भी चीज मिली तो उसको हमें बार बार हमें इसका जो है धन्यवाद करना चाहिए लोगों को, और ये कहना चाहिए कि भी वॉच डॉग की तरह देखे कि कोई अब इसको ना करे। ये सब आप ही की प्रेरणा से हो पा रहा है डॉक्टर साहब, आप ही की प्रेरणा से हो पा रहा है। और जहां तक हमने काम की बात है, मैं हूं और क्या यहाँ पर जितने सभी लोग हैं, उन्होंने इसमें बहुत 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 प्रयास किया है। तो इसलिए वो उस प्रयास का फल आ जाए तो इससे बढ़िया क्या बात है, अपने जीवन में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जैन। और हम उम्मीद करते हैं कि शायद एक छोटा हिस्सा बेटी बचाओ के उसमें हम सफल हुए हैं, उसको भी आगे लेके जाएंगे। साथ साथ आपके मार्गदर्शन में बेटी पढ़ाओ के हमारे जो काम है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ, मैं यहाँ बताना चाहिए, बेटी पढ़ाने से ज्यादा बेटी को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना बहुत जरूरी है, सशक्त बनाना बहुत जरूरी है हर तरह से। बिल्कुल, ताकि वो किसी के ऊपर कभी भी निर्भर ना रहे। बिल्कुल, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आमंत्रित करूंगी डॉक्टर लक्ष्मी को, और हम जानना चाहेंगे वो आज के इस विषय के बारे में क्या सोचती है। अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर साहब, अनम्यूट कर लीजिए जी। आपको सबको नमस्कार, जो लोग यहाँ हमारे साथ एकत्रित हुए हैं। ऐसा है कि
जब 90s में, जैसे डॉक्टर शारदा जैन ने कहा, गायनेकोलॉजिस्ट ने काम शुरू किया था। मुझे याद है डॉक्टर शारदा जैन के साथ मैं जाती थी और हमने वहाँ पे बहुत कॉन्फ्रेंसेस किए और इसके बारे में बहुत जगह लिखा किया, बहुत एफर्ट्स किए हैं उस टाइम पे। और मैंने उस टाइम एक पोएट्री भी लिखी थी, इंग्लिश में लिखी थी। उसकी जो लास्ट लाइन थी वो हिंदी में मैंने अनुवाद किया है। वो जो कन्या भ्रूण है उसके पास शब्द नहीं है, आवाज नहीं है बोलने के लिए, तो मैंने उसको आवाज दी थी अपने पोएम में कि, और लास्ट लाइन ये थी, मेरी एक छोटी सी विनती है, जियो और जीने दो। जी, ये बात मैंने बहुत उससे एम्फसाइज किया था कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा जो शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस फॉर विमेन 1989 में शुरू किया, तो उन्होंने मेरे को कहा कि ऐसे करना है कि जो शारदा जी कह रही थी, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना है। वही हमारा भी एम था और हमने काफी सारे साइंस कोर्सेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, फूड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायोमेडिकल साइंस से शुरू किया और सबको इंडस्ट्री में ट्रेनिंग दिया। और आज मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारी हमारी लड़कियां जो हैं, इंडिया में ही नहीं, बाहर, भारत के बाहर भी, विदेशों में भी बहुत अच्छे पोजीशंस में हैं और अपने पैरों में खड़ी हुई। ये जो बात है जो शारदा जी ने कही, ये इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तभी महिला के मुंह में एक वॉइस आ जाती है, बोलने के लिए एक शक्ति आ जाती है। मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं, बट मैंने एक पोएम आज के लिए लिखी। मैं कवित्री भी नहीं हूँ, मगर मैंने एक पोएम जरूर लिखी है। जी जरूर सुनाइए। तो मैं इसको बोलूंगी। पोएम शायद इतना बढ़िया ना हो जैसे आप सब तो सारे कवित्री और कविता वाले बैठे हुए हैं, मैं वो नहीं हूँ। और हिंदी बोल सकती हूँ, मेरी मातृभाषा वैसे तमिल है, वैसे हिंदी मैं बोलती हूँ। दिल्ली में ही पैदा हुई, दिल्ली में, इसलिए मेरे को हिंदी आती। TGF और वाओ इंडिया का सपना सच हुआ। हमने जो सोचा था वह आरंभ हुआ। ये नहीं कह सकते कि हो गया सब कुछ। जी, सालों से कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा चली आ रही थी। हमारे मन में सवाल उठे, जवाब ढूंढे, समझ आया खुद कुछ करना पड़ेगा। लड़कियां होती हैं होनहार, अपने माँ बाप की जिम्मेदार, पढ़ लिख कर अपने परिवार की वह एक मजबूत दीवार। कोई कहे उन्हें पराया, हम बोले नहीं, वह हमारी प्यारी। जब समझ आई हमारे समाज को, बेटी है हमारी होनहार, वे संभालती है अपने ससुराल को, परंतु भूलती नहीं ननिहाल को। दहेज ने करी सारी शरारत, दहेज ना दो यह थी हमारी बगावत। लड़कियां हर क्षेत्र में बढ़ी आगे, कभी पायलट बनकर लेकर आई हवाई उड़ान अमेरिका से भारतवर्ष तक। कौन कहता है स्त्री अबला है, सब जानते हैं वे जरूर सबला है। वह हर क्षेत्र में और हर देश की शान है, इसीलिए हम कहते हैं हर स्त्री महान है, हर स्त्री महान है, हर स्त्री बहुत महान है। बहुत तो मैंने सोचा चलो मैं इन शब्दों में लिखूं कि आज क्या है कि आज हमारे सोसाइटी को रियलाइज हो गया है कि हाँ भाई, स्त्री तो महान ही है, वो हर चीज कर सकती है और वो मल्टीटास्किंग करती है। तो इसलिए ये बहुत ही बहुत जरूरी हो जाता है कि उसको वो रिस्पेक्ट मिले इस सोसाइटी में। इन शब्दों के साथ मैं सबको आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे इस सुंदर से कार्यक्रम जो पूर्णिमा जी और दीना जी और हमारी बानू जी सब ने मिलके, इस टीम ने मिलके बनाया। हर टाइम बहुत सारे प्रोग्राम करती हैं, आज का एक प्रोग्राम हमारा जो सपना सच हुआ उसके ऊपर है। देखें क्या लोग बोलना चाहते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लक्ष्मी। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर पूर्णिमा जी को, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है, कवित्री हैं, डांसर हैं और लगभग हर क्षेत्र में माहिर हैं। सो पूर्णिमा जी, आप क्या सोचती हैं इस विषय पर, और इसके साथ साथ आपकी एक कविता भी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद लीना।
सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। इनका स्वागत करना चाहेंगे हम मजरू सुल्तानपुरी जी के इस शेर के साथ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। जी हाँ, लेखन तो औरों की तरह से हमने भी अकेले ही आरंभ किया, जिसे स्वांते सुखाए भी कह सकते हैं। लेकिन स्वांते सुखाए में उस समय एक अजीब सी उदासीनता सी आने लगती है जब कोई सुनने सुनाने वाला ना हो। तो मंचों पर तो हम सभी लोग मंचों पर काफी कुछ करते हैं, लेकिन थैंक्स टू दिस कोरोना डिजिटल मीडिया कोरोना की वजह से ज्यादा सामने आया, जिसकी वजह से बहुत सारे मंचों से जुड़ना हुआ और बड़े बड़े लोगों से मिलना हुआ, जो आज हमारे साथ जिनमें से कुछ हस्तियां जुड़ी हुई हैं, वो इसी तरह से देश के अलग अलग भागों से हमारे साथ जुड़े। तो उन सभी का यहाँ पर आज के सपना सच हुआ में स्वागत है। और साथ में हिमांशु जी की परसों की बात भी याद आती है, जब हमने कहा था कि नीलम जी, मंजू जी और सब लोग इतने खूबसूरत लग रहे हैं, तो हिमांशु जी ने मजाक में लिखा, भाई अल्पसंख्यकों को भी तो कह दो कि वो भी अच्छे लग जी हजार रह गए हैं और जो स्त्रियां हैं वो 1020 हो गई हैं। तो ये इसी से पता लग रहा है, जैसा कि अभी डॉक्टर जैन और डॉक्टर लक्ष्मी ने भी कहा, कि बेटियों की तरफ कितना रुझान लोगों का बढ़ना शुरू हुआ। एक हादसा याद आता है इसी सिलसिले में कि हमारे घर के सामने एक आंटी रहा करती थी, तो उनकी बेटी को अस्पताल में जब बच्चा हुआ तो आकर के उन्होंने बड़ी खुशी खुशी बताया कि पूर्णिमा, अलका को बेटी हुई है। और बोली एक बात तो मुझे बड़ी मजेदार लगी। हमने कहा वो क्या हुआ आंटी? बोली जिस दिन उसको बेटी हुई है अस्पताल में लाइन से उस दिन बेटियां ही हुई। और बड़ी खुश वो इस बात पे। उनकी बेटी 3-4 दिन हॉस्पिटल में रही, सर्जरी से वो बच्चा हुआ था। तो आने के बाद उन लोगों ने बताया कि इस दरमियान उस हॉस्पिटल में जितने भी बच्चे हुए सब बेटियां थी। तो आंटी बड़ी खुशी से झूमती हुई बोलती है कि देखा, प्रकृति अपना बदला जरूर लेती है। प्रकृति ने भी कहा कि ठीक है, मारो मुझे, कितना मारोगे, मैं ही तुम्हारे सामने पलट पलट के आऊंगी। तो हम जितना ये जो कन्या भ्रूण हत्या है, ये भी एक तरह से प्रकृति को ही नुकसान पहुंचाने वाली बात है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में नारी रूपा है, प्रकृति अपने आप में मातृ रूपा है। एक तरफ तो हम नवरात्रों में कन्याओं की पूजा करते हैं और एक तरफ हम कन्या भ्रूण की हत्या करते हैं। ये दोनों चीजें, ये तो एक तरह से दो मुही बात हो गई ना। या तो आप कन्याओं की पूजा मत कीजिए या फिर आप कन्या भ्रूण हत्या मत कीजिए। सरकार ने कानून बनाए हुए थे, लेकिन भारत में ही नहीं, हर देश में कानूनों को तोड़ने का प्रावधान तो पहले से आ जाता है। कैसे किसी कानून को तोड़ा जाए, हर कोई उसकी योजना बना लेता है। होता ये था कि जो हमारे गायनाकोलॉजिस्ट फोरम की भी बहुत सी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर जैन और डॉक्टर लक्ष्मी को शायद ये सारी बातें मालूम होंगी। कई लोगों के पास जाते थे लोग, कई डॉक्टर्स के पास, कीजिए आप जांच कर दीजिए। अगर वो मना कर दी थी तो उनको धमकियां देते थे कि आप कैसे नहीं जांच करेंगी। लेकिन डटे रहे वो लोग, हिम्मत नहीं हारी। तो सरकारी कानून, इस तरह के डॉक्टर्स ने जो एक ये आंदोलन चलाया, साथ में जो एनजीओज मिले, सबने मिलजुल करके जो एक आंदोलन चलाया, उसका असर जनमानस पर हुआ, जिसको हम आज इस रूप में देख रहे हैं कि 1000 लड़कों पर 1020 लड़कियों का रेशो आ गया है जी। क्योंकि एक बात और, अभी हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं को पढ़ाना लिखाना है, महिलाओं को सशक्त बनाना है। महिला कभी भी अशक्त नहीं थी, महिला कभी भी अनपढ़ नहीं थी। भारत के इतिहास में तो वैदिक काल से लेकर के एक से एक विदुषी महिलाएं हुई हैं। न केवल विदुषी महिलाएं, बल्कि युद्ध कार्य में निपुण, राजकाज में निपुण, नृत्य और दूसरी कलाओं में निपुण, मतलब सर्वगुण संपन्न लड़कियां होती थी और उनका राजकाज में बराबरी का योगदान होता था। अगर किसी का पिता ऋषि है और वो पढ़ा रहा है तो वहां पर वो भी बैठ करके उनको पढ़ाती थी, शास्त्रार्थ करती थी, क्या कुछ नहीं करती थी जी। ये जो इतने हजारों साल तक भारत गुलाम रहा और उस बीच में जो लड़कियों पर जुल्म ढाए गए, उन सब के चलते ऐसा हुआ कि लोगों ने बच्चियों को स्कूल भेजना, विद्यालय भेजना बंद कर दिया कि हमारी लड़कियों को उठा लिया जाएगा, उनके साथ बदतमीजियां की जाएंगी।
और वो एक मानसिकता बनती चली गई। बाद में ये दहेज ने अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया। तो वो लोगों की अच्छा, जो परिवार दहेज दे सकते थे उनका तो ठीक था, उनमें भी एक होड़ लगनी शुरू हो गई कि अरे बानू जी ने अपनी बेटी की शादी में इतना दहेज दिया है, तो लीना अपनी बेटी की शादी में इससे दुगना देगी तिगुना देगी, नहीं तो नाक कट जाएगी। एक ये चीज शुरू हो गई। तो इन सब बातों के चलते जो गरीब लोग थे, जो दहेज नहीं अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि भाई नहीं, हमें लड़की नहीं चाहिए। लेकिन अब लोगों में एक जागरूकता आई है और दहेज की तरफ से लोग, अभी देखिए 4-5 दिन पहले जो किस्सा आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि वो लड़की ने दूल्हे को गिरफ्तार करवा दिया जिसने क्रेटा मांगी थी। हाँ जी, ये अभी हाल ही का किस्सा है। और इस तरह बिल्कुल। के किस्से आए दिन सामने आते रहते हैं। लड़कियां आज की तारीख में स्कूल जा रही हैं। इवन जो हमारी हाउस हेल्प्स होती हैं, उनकी बच्चियां भी स्कूलों में जाती हैं और ना सिर्फ एजुकेशन लेती हैं बल्कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी लेती हैं और दूसरे काम भी सीखती हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एक सकारात्मक जो परिवर्तन है ये आना शुरू हुआ है। हालांकि मंजिल अभी बहुत दूर है, अभी बहुत लंबी यात्रा हमें करनी है, लेकिन स्वागत इसी चीज का, इसी परिवर्तन का है जो ये जनमानस में आना शुरू हुआ है। और इसमें सबसे, इस परिवर्तन को और आगे और ऊंचाई तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान माओ का होगा। माओ को अपनी बच्चियों को छुई मुई नहीं बनाना है, उनको दुर्गा बनाना है। लेकिन दुर्गा बनाने से पहले उनको सरस्वती और लक्ष्मी बनाना है। सरस्वती शिक्षा देना, लक्ष्मी आत्मनिर्भर बनाना, तभी वो दुर्गा बन पाएंगी। अगर सरस्वती और लक्ष्मी नहीं बन पाई तो उनमें वो दुर्गा वाली बात भी नहीं आ पाएगी। तो इसलिए सरस्वती से आरंभ करके उनको दुर्गा तक हमें पहुंचाना है। तो ये तो इस आंदोलन की बात थी। अब थोड़ी सी पंक्तियां हो जाएं, जैसा मैंने अभी कहा, तू कभी ना दुर्बल हो सकती, तू पत्नी और प्रेमिका भी, तू माँ भी और तू ही बहना, तू सीता भी, तू गीता भी, तू द्रौपदी कुंती गोपसुता। तू पत्नी प्रेमिका भी, तू माँ भी और तू ही बहना, तू सीता भी, तू गीता भी, तू द्रौपदी कुंती गोपसुता। तुझमें जौहर की ज्वाला भी, तू लक्ष्मीबाई क्षत्राणी। तुझमें जौहर की ज्वाला भी, तू लक्ष्मीबाई क्षत्राणी। पर इन सब से भी बढ़कर तू है बिटिया, जग से तू न्यारी। तू कुछ भी हो पर सबसे पहले तू बिटिया है। हाँ, बहुत सुंदर। तो पर इन सब से भी बढ़कर तू है बिटिया, जग से तू न्यारी। तू एक नन्ही सी गुड़िया हो गई बड़ी, कब पता नहीं, तू दूर गगन तक हाथ उठाए सबको है प्रेरित करती। आज नारी इतनी ऊंची छलांग लगा रही है कि लड़के उससे प्रेरणा पा रहे हैं। हम यहाँ के पुरुष वर्ग से क्षमा चाहेंगे ऐसा बोलने के लिए कि आज लड़के वास्तव में उससे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। तो एक मैं सबसे चाहूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट कर लें, क्योंकि इतनी सुंदर पंक्तियां पूर्णिमा जी बोल रही है, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी तालियों से मैं भी यही चाहती जी। और मैं तो बहुत फैन हूँ दीदी की, बहुत ज्यादा फैन हूँ उनकी जी। तो अपना अपना ध्यान रखें, कहीं शोर हो तो अपने आप को म्यूट करें। अभी सारे कार्यक्रम में थोड़ा ध्यान डालिए। नहीं, मैं भी एक नन्ही सी गुड़िया, हाँ जी, मैं भी बिल्कुल चुप हुए। तू एक नन्ही सी गुड़िया हो गई बड़ी, कब पता नहीं, तू दूर तक हाथ उठाए सबको है प्रेरित करती। तितली के पंख लगा तू हर पल ऊंची ही उड़ती जाती। कल्पनाओं के पंख लगा के और उन कल्पनाओं को साकार करती जाती है आज की बालिका। तितली के पंख लगा, किसी की माइक से आवाज आ रही है, किसी के माइक से आवाज आ रही है, ये तो प्लीज जिसका भी है बंद कर लो। शारदा मैम, हाँ, आप ऐसा करो, इसको सबको म्यूट कर दो आप। अच्छा, नहीं हो गई, बंद हो गई वो आवाज। हो गया।
सब अपना अपना ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा सा केयरफुल अभी रहना नहीं पड़ेगा। बंद हुआ, अभी नहीं बंद हुआ शायद, देखिए। हो गया नहीं अब नहीं आ रही, अब नहीं आ रही। सब अपना अपना ध्यान रखें जी। तो तितली के पंख लगा तू हर पल ऊंची ही उड़ती जाती, तू कली कली में प्राण फूंक अपना प्रतिबिंब बना देती। लड़की में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो जिसको चाहे अपने कली कली में, धन्यवाद, प्राण फूंक अपना प्रतिबिंब बना देती। अगली पंक्तियां हैं, तू कली कली में प्राण फूंक अपना प्रतिबिंब बना देती और जुड़ी हुई अपनी जड़ से सर ऊंचा किए डटी रहती। लड़की कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, लेकिन जो उसके जो वैल्यूज हैं, उसके जो पारिवारिक संस्कार हैं, उनको वो नहीं भूलती कभी भी। लड़का एक बार आवारा निकल जाएगा, लेकिन लड़कियां बहुत कम ऐसा होता है कि वो अपने मौलिकता को छोड़ती हों। तू कली कली में प्राण फूंक अपना प्रतिबिंब बना देती और जुड़ी हुई अपनी जड़ से सर ऊंचा किए डटी रहती। अब ये हर माँ की तरफ से हम बच्चियों के लिए बोल रहे हैं कि तुझसे है मान मिला मुझको, मैं धन्य हुई तुझको पाकर। बेटी जिस दिन गोद में आती है, माँ धन्य हो जाती है। तुझसे है मान मिला मुझको, मैं धन्य हुई तुझको पाकर, आशीष मेरा है साथ तेरे, तू कभी ना दुर्बल हो सकती, तू कभी ना दुर्बल हो सकती। क्या तू कभी ना दुर्बल हो सकती। बहुत सुंदर शब्दों में पूर्णिमा जी आपने एक बिटिया के चरित्र का और उसके पूरे कैरेक्टर का वर्णन किया है, बहुत सुंदर। हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, कविता मनोरंजन नहीं, आत्मानुसंधान का उन्मेष है। तो आज की आपकी कविता इसी वाक्य को चरितार्थ करती हुई। अरे बाप रे, धन्यवाद धन्यवाद। नहीं, बहुत सुंदर थी वास्तव में, क्योंकि आप ये सोचिए, तितलियों में और कली में उसका प्रतिबिंब, क्या चित्रण है। बहुत सुंदर आक्षेप था, बहुत सुंदर लगा चित्र, बहुत सुंदर। माँ के प्यार में जो शक्ति है वो आज दिखाई दे रही है। बिल्कुल जी। एक शक्ति पीछे बैठी, बढ़िया प्रवीण, शक्ति में वृद्धि हो। हाँ, लीना। कहते हैं कि इंजीनियर्स नंबर्स से खेलते हैं और बड़े ड्राई नेचर के होते हैं, लेकिन आज हमारे साथ हैं पीएन मिश्रा जी। कोलकाता से हैं, लेकिन वो शायद इस कहावत के अपवाद हैं। नंबर्स के साथ साथ ये शब्दों के भी खिलाड़ी हैं। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, साथ ही इन्होंने नए देवता तथा अनुपस्थित पिता जैसी पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। तो हम स्वागत करते हैं पीएन मिश्रा जी का। स्वागत है मिश्रा जी। स्वागत। धन्यवाद आदरणीय। आप आज हमको जो सम्मान मिला यहाँ पर, आपने बुलाकर जो सम्मान दिया, मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ आप सबको, और सभी मंच पर बैठे हुए सारे कवियों कवित्रियों का मैं अभिनंदन करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ। सभी दर्शकों को, सभी श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार। मेरी 2 बेटियां हैं। मैंने कभी उनके लिए 4 लाइनें पूरी काफी लिखा था, लेकिन मैं पहले 2 पढ़ता हूँ। मैं धन्य मुझे कन्या देकर, मैं धन्य मुझे कन्या देकर, ईश्वर तुमने उपकार किया। मैं धन्य मुझे कन्या देकर, ईश्वर तुमने उपकार किया, कोमल शालीन मधुरिमा की प्रतिमाओं को साकार दिया। मैं पिता धन्य, मैं जनक धन्य, मैं पिता धन्य, मैं जनक धन्य। लक्ष्मी सरस्वती आंगन में एक चपला चंचल घूम रही, एक चपला चंचल दौड़ रही, एक रोए तो भी सरगम में। वाह, क्या बात, रोए तो भी सरगम में। बहुत तो ये मैंने अपनी छोटी बेटी जो अच्छा गाना भी गाती है, रोती भी थी, तो उसके लिए उस टाइम पे लिखा था कि इसके लिखे हुए करीब 20 साल हो गए हैं। लेकिन एक कविता मैंने लिखी थी जो इस नारी सशक्तिकरण से संबंधित है जी। उसको मैंने करीब 2-3 साल पहले लिखा था, लेकिन उसका मैंने एक नकारात्मक जो हिस्सा था उसको पहले लिखा था कि नारी पे क्या गुजर रही है। शायद निर्भया केस से मैं काफी दुखी हुआ था, निर्भया कांड और उसके बाद के प्रकरण से जी। लेकिन इसके बाद मैंने इस मंच के लिए उसमें जोड़ा भी है। तो इसमें 3 छोटे छोटे हिस्से हैं। पहले में है कि एक बालिका कुछ कहती है, उसके बाद जब बालिका हर तरह से पूरे विश्व में देख लेती है, तो वो दुर्गा अष्टमी में
महाअष्टमी के समय दुर्गा से प्रार्थना करती है और वो दिखाती है कि नर का स्वरूप क्या है जो तुम्हारे पास आकर रोता गिड़गिड़ाता हुआ आता है। उस समय दूसरा रूप रहता है, लेकिन उसका असली रूप क्या है, इसलिए तुम नर से शैशव प्रथा को खंडित कर दो। तीसरा रूप है जिसमें दुर्गा उनको उत्तर देती है। तो इस तरह से मिलते मिलाते मेरी कविता थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो आशा है आप लोग स्वागत है। पहली है जो दीपांजलि जी अपना ये अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि जो वाहवाही मिलती है रचनाकारों को बहुत जरूरी जान नहीं पड़ती, जान नहीं पड़ती क्योंकि आपकी आवाज नहीं लगता, लाइव होते हुए भी लाइव नहीं लगता जी। तो पहली तो है कि एक तरुणी की आवाज जी, मम्मी सीने से उतारो मत, मम्मी सीने से उतारो मत, या साथ साथ मेरे चलना, कुछ भाई लगा दो साथ मेरे, या घर के भीतर ही रखना। पापा के कंधों पर चढ़कर, पापा के कंधों पर चढ़कर देखी थी अच्छी दुनिया जो, वह भरी भेड़ियों से निकली मैं राह चली दुनिया में जो। ये आवाज है एक बच्ची की। उसके बाद एक नारी की जो महाअष्टमी में दुर्गा जी से बात करती है, अपनी शिकायत प्रस्तुत करती है, या महाअष्टमी की जो प्रार्थना है उसमें करती है। जीवन के त्रस्त अनुभव लेकर बोली नारी दुर्गा समक्ष, जीवन के त्रस्त अनुभव लेकर बोली नारी दुर्गा समक्ष, हे माँ असहाय तू धरती पर, तू शक्ति रूप या सुता दक्ष। नीले आंचल की दिव्य दृष्टि, नीले आंचल की दिव्य दृष्टि, तू माँ है ना संपूर्ण सृष्टि, क्यों अबला बनकर पड़ी हुई, कर दे अस्त्रों की सतत वृष्टि। तू गौरी है, तू कन्या है, तू बनी कुमारी पूज्या है, तू सृष्टि धारिणी माता है, तू एक अलौकिक दिव्या है, तू ब्रह्म स्वरूपा व्यापक है, तू है अखंड अधिशासक है, तू है रहस्य इस सृष्टि का, मानव की प्रथम अभिभावक है। फिर ऐसी हालत क्यों तेरी, फिर ऐसी हालत क्यों तेरी, क्यों युद्ध शेष में लुटी हुई, आक्रांतिक दासी बनी हुई, क्यों गर्भ दाग में फंसी हुई, क्यों हतश्री रूप प्रकाशित हो, क्यों हतश्री रूप प्रकाशित हो, क्यों माँ पुत्रों पर आश्रित हो, गृह स्वामिनी है अधिकार तेरा, फिर घर से क्यों निष्कासित हो। बिल्कुल, घर से क्यों निष्कासित हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब याद जरा कर उस पल को, अब याद जरा कर उस पल को, जब नर समूह तेरी ड्योढ़ी पर, अब याद जरा कर उस पल को, जब नर समूह तेरी ड्योढ़ी पर, हो चक्रवात से पीड़ित हो, आंसू आंसू बरसाए झर झर झर, कंपित धरती पर बेबस हो, भागे तेरे मंदिर के द्वारे, बनकर बेहाल विवश याचक, मांगे रक्षा वह हाथ पसारे, जब कहता झोली फैलाए, हे माँ यह दीन दुखी है खड़ा, कर दुर्गत दूर दुर्गे माँ, विपदा पहाड़ है टूट पड़ा। माँ तब याद करो माँ भ्रूण हत्या, तब याद करो माँ भ्रूण हत्या, सिसकी भरती अबला सत्या, गर्भित नारी पर अमानवीय माँ की हत्या, ममता हत्या, दग्ध देह धर्षित शरीर, दग्ध देह धर्षित शरीर, जलता चमड़ा वह मूक चीख, यह पुरुष तो कितना कायर है, पुरुषत्व नपुंसक का प्रतीक, जो पुरुष नृशंस हुआ कामी, अब शब्द नहीं उसका निदान, अब तर्क वितर्क नहीं कोई, हे माते सत्वर हरो प्राण। तब याद करो वृद्धा नारी, तब याद करो वृद्धा नारी, तब याद करो भोग्या नारी, अनुकूल नहीं जो पुरुषों के, तब याद करो त्यक्ता नारी। तेरे अंशों की कन्याएं, तेरे अंशों की कन्याएं यदि किसी तरह जग में आए, कुछ तो जीती रहती सभी, बाकी पर घटती हैं घटनाएं। अभिशप्त भाग्य में फंसी हुई, अभिशप्त भाग्य में बसी हुई, अजगर बंधन में कसी हुई, कुछ जलती हैं जिंदा रहकर, कुछ अपनों से ही डसी हुई। तब याद रहे मैला आंचल, तब याद रहे मैला आंचल, खेतों पर पड़ा हुआ निश्चल, कर याद तभी तू बिकती है, तेरे अंगों पर है पुरुष पागल, तब दहन याद कर अपना माँ,
तब दहन याद कर अपना माँ, तब ग्रहण याद कर अपना माँ, सोने चांदी दे करके भी ज्वाला में जलना अपना माँ, तुझे कोख गुफाओं से निकाल करते नृशंस तुझको हलाल, मत आशीर्वाद इन्हें दे माँ, मत आशीर्वाद इन्हें दे माँ, आ धरती पर बन महाकाल, अब नष्ट करो वह पापात्मा, अब नष्ट करो वह पापात्मा, जो मानव को ना पहचाने, अधिकार नहीं जीने का उसे, जो पर्याय काम स्त्री माने, मत उठने दे वह नर समूह, मत उठने दे वह नर समूह, जिससे तेरा जीवन दुरूह, क्या पुत्र लाभ है कौरव से, क्या पुत्र लाभ है कौरव से, जिनके कर्मों में चक्रव्यूह, मत उठने दे वह नर समूह, जिससे तेरा जीवन दुरूह, क्या पुत्र लाभ है कौरव से, जिनके कर्मों में चक्रव्यूह, हे मां कर दे अब दग्ध दुग्ध, हे मां कर दे अब दग्ध दुग्ध, जन्मे न दुशासन अब कोई, सुतहीन करो यह कोख प्रथा, निर्भय हो धरा पर सब कोई, अब दुग्ध रक्त रंजित कर दे, अब दुग्ध रक्त रंजित कर दे, अब दुग्ध रक्त रंजित कर दे, शैशव से धरा वंचित कर दे, क्यों जन्म कुमार्गी को देगी, वात्सल्य प्रथा खंडित कर दे, वात्सल्य प्रथा खंडित कर दे। वाकई जो पुरुष स्त्री पे अत्याचार करता हो वो तो नपुंसक ही है। क्या तो आपने भावपूर्ण रचना जी मिश्रा जी, ये इसमें ये प्रार्थना थी उस नारी की दुर्गा जी से महाअष्टमी के दिन, जो मैंने कभी पहले लिखा था जी, और उसके बाद माँ की जो आकाशवाणी होती है उसके कुछ शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूँ जी। नारी कर रही प्रार्थना थी, लाओ समाज में नई क्रांति, नारी कर रही प्रार्थना थी, लाओ समाज में नई क्रांति, निस्तब्ध हो गया प्रांगण वह, क्षण भर के लिए छा गई शांति, नारी की प्रार्थना देवी तक गूंजी मंदिर के प्रांगण में, निश्चल शक्ति की मूर्ति से उद्घोष हुआ उस आंगन में, कंपन कुछ हुआ मूर्ति में तब, उद्घोषित स्वर यह बोल पड़ा, हे नारी क्या तू मांग रही, विद्रोह है ही ईश्वर से ये बड़ा, हे नारी क्या तू मांग रही, विद्रोह है ईश्वर से ये बड़ा, क्रंदन क्यों है हे नारी, तुझे प्रकृति प्राप्य है शक्तिकरण, क्रंदन क्यों है हे नारी, तुझे प्रकृति प्राप्य है शक्तिकरण, तू अपने बल का कर प्रयोग, हो जाए विश्व का वशीकरण, अनुपात बढ़े नर या नारी, अनुपात बढ़े नर या नारी, उससे जो अंतर पड़ता है, संख्या बढ़ने से तो केवल पशु बल समाज का बढ़ता है, संख्या बढ़ने से तो केवल पशु बल समाज का बढ़ता है, आवश्यक है सबसे पहले नारी विचार जागृत हुए, आवश्यक है सबसे पहले नारी विचार जागृत होए, सामाजिक सोच राक्षसी जो, उसे शेष करो वह मृत सोए, जो करोगी तुम घर में अपने, जो करोगी तुम घर में अपने, बच्चे भी वही तो सीखेंगे, वृद्धा जो करोगी तुम घर में अपने, बच्चे भी वही तो सीखेंगे, वृद्धा तुम जब हो जाओगी तुमको वैसा ही देखेंगे, यह असमानता और भ्रूण हत्या, यह असमानता और भ्रूण हत्या, नर की हो या हो नारी की, इंगित करती गिरती संस्कृति, व्यभिचारिणी या व्यभिचारी की, हर असंतुलन लाता समाज में, हर असंतुलन लाता समाज में, वेश्यावृत्ति और बलात्कार, गृह हिंसा मानव तस्कर का लेता है रूप बन हाहाकार, नारी सशक्त बनना है यदि, नारी सशक्त बनना है यदि, इस देश को आगे बढ़ाना है, मन तन और सामाजिकता में तुम्हें स्वयं को उच्च बनाना है, परिवार समाज सभी निर्णय लेने की क्षमता उपजाओ, शिक्षा विचार से हो स्वतंत्र, आधारशिला सी बन जाओ, शिक्षा से प्रज्ञा विकसित हो, शिक्षा को प्रथम स्थान रखो, शिक्षा से प्रज्ञा विकसित हो, शिक्षा को प्रथम स्थान रखो, तन स्वस्थ रखो, मन स्वस्थ रखो, विश्लेषण का विज्ञान रखो, यह नर्त जनित है, यह नर्त जनित है तुझसे ही, यह नर्त जनित है तुझसे ही, उद्दंड हुआ फिर किस कारण, माँ प्रथम गुरु है हर नर की, माँ से ही राम, माँ से रावण, फिर रावण क्यों बनता है नर, फिर रावण क्यों बनता है नर, इसका संज्ञान लिया है कभी, सबला क्यों बनी हुई अबला, इस पर क्या ध्यान दिया है कभी, नर पर अंकुश बचपन से रखो, नर पर अंकुश बचपन से रखो, नर को दिखलाओ शक्ति रूप, नर का व्यवहार रखो ऐसे, नारी के प्रति हो भक्ति रूप, बालक को न दो प्रश्रय इतना,
बालक को न दो प्रश्रय इतना, बालिका हीन खुद को समझे। मत कहो पराए घर की वह, मत भरो सोच वह अलग समझे। पर इसके लिए हे नारी, पर इसके लिए नारी तुमको सात्विक विचार रखना होगा। यदि देवी बनना चाहो तो देवी की तरह रहना होगा। गृहिणी सकुशल वैचारिक हो, बालक और बालिका सम रखो। परिवार श्रृंखला को समझो, संबंधों को न विषम रखो। शैक्षिक आर्थिक और सामाजिक अधिकार समान हो नर नारी। कोई द्वेष नहीं, दुर्भाव नहीं, हो ऐसी बचपन की क्यारी। अधिकार समान बालिका को देकर उसको भी बनाओ स्वतंत्र। जन्मे नहीं न भावना कोई, जीवन अनुभव न हो परतंत्र। परिवार पाठशाला है प्रथम, माँ प्रथम गुरु नर नारी की। कोई कमी रहे ना शिक्षा में, वैचारिकता की हो अधिकारी। नारी है पुरुष से भी सक्षम, नारी रहती है धीर शांत। नर यदि है उच्छृंखल तरंग, नारी है महासागर प्रशांत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी। केवल संख्या ही बढ़ने से होगा न सशक्तिकरण कभी। केवल संख्या ही संगणने से होगा न सशक्तिकरण कभी। जब हो स्वतंत्र सक्षम निर्णय, नारी शक्ति पाएगी तभी। जब हो स्वतंत्र सक्षम निर्णय, नारी शक्ति पाएगी तभी। अभी वो धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत अच्छी, मतलब खड़ी कर देने वाली रचना आपकी ये थी। और जहां तक इसका प्रश्न है कि असंतुलन का, अभी लीना से उस दिन हमारी बात हो रही थी कि ये ठीक है कि हर्ष का विषय इसलिए है कि कन्या भ्रूण हत्या में कमी आई है, उसके लिए एक जागरूकता हुई है। लेकिन लड़कियों की तादाद बढ़ जाए, लड़कों की कम हो, या लड़कियों की घट जाए, लड़कों की ज्यादा हो, दोनों ही परिस्थितियां समाज के लिए असंतुलन पैदा करने वाली हैं, क्योंकि दोनों ही के दुष्परिणाम होने लाजमी हैं। एक संतुलन होना चाहिए। आधी आबादी, इसीलिए कहा जाता है पुरुष को आधी आबादी, महिलाओं को आधी आबादी, क्योंकि 50-50% का, बराबर का, दोनों का सोचने समझने की निर्णयात्मक क्षमता कन्या में आनी चाहिए, और वो घर से आएगी। और साथ में लड़कों को भी एक कैसा व्यवहार उन्हें करना है। जब वो अपने घर में अपने पिताओं को देखेंगे कि वो उनकी माओं के साथ, बहनों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, माएँ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो वही वो बच्चे लड़के सीखेंगे। अगर वो देखेंगे कि उनके घर में ही उनका पिता उनकी माओं के साथ मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो वो दूसरी लड़कियों का क्या सम्मान करेंगे। तो हमें दोनों पक्षों को संस्कारी बनाने की आवश्यकता है, ना कि ये कि एक असंतुलन वाली स्थिति सामने आए। जी बहुत सुंदर रचना मिश्रा, बहुत सुंदर मिश्रा जी, आपने बात की पहली कुछ पंक्तियों में जहां आपने निर्भया कांड से प्रेरित होकर लिखा और आपने कहा कि तू रहस्य है इस सृष्टि का, बहुत सुंदर वो लाइनें थी। उसके बाद आपने दुर्गाष्टमी पर एक बालिका की वार्तालाप किया माँ से, दुर्गा से, कि कैसे वो अपनी भावनाओं को उसके सामने व्यक्त कर रही है। और ये सोच के मुझे याद आ रहा है आपकी पंक्तियां सुन के, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक लाइन है, उन्होंने कहा था कि कविता मानवता की उच्चतम अनुभूति की अभिव्यक्ति है। तो आपकी जो तीसरी पोर्शन था कविता का, उसमें आपने बहुत खूबसूरती से बताया नारी को क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बहुत सुंदर रचना मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बढ़िया। और इसमें आपने एक चीज बहुत अच्छी कही कि देखिए वो विचारों में भी बदलाव आना पड़ेगा, सिर्फ नंबर्स में नहीं, नंबर्स में नहीं कुछ होता, विचार जब बदलेंगे। और जब आपने कहा रोल मॉडल, पेरेंट्स हैव टू बी रोल मॉडल, यदि वो नहीं होगा तो फिर वो भी प्रॉब्लम। बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी समस्या ही वहां से होती है। बिल्कुल, शायद हम लोगों ने ये एक पहला स्टेप लिया है, अभी आगे और दसियों स्टेप्स हमें लेने बाकी हैं। जरूरी तो सबका सच ये हुआ है कि पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, जहां की फिजिकल रूप में अब हम बराबर हो गए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी भी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, और उसमें हमें महिलाओं को आगे लेके आने की जरूरत है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ एक कार्डियक फिजिशियन, डांसर और कवित्री डॉक्टर नीलम वर्मा जी को। डॉक्टर नीलम की कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनका हाइकू संग्रह समयांतर
काफी पॉपुलर हुआ है। और डॉक्टर नीलम दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वागत है डॉक्टर नीलम आपका। नमस्कार। वाव के मंच को नमन। सभी उपस्थित बुद्धिजनों को मेरा प्रणाम। एक ये क्योंकि इससे चाइल्ड फीमेल चाइल्ड से कंसर्न है, तो एक मैं इसमें अपनी जो ऑब्जर्वेशन भी मैं ऐड करना चाहूंगी कि एक संस्था है स्त्री सेहत सभा, विलेज लेवल की एनजीओ। उन्होंने एक पूरा स्टडी किया और ये पाया कि स्त्रियों के ऊपर ये जो फीमेल फीटिसाइड है वो एक कंपल्शन हो जाती है 75% केसेस में। और दूसरी चीज उन्होंने ये जानी उसमें कि ये एक मिथ है कि लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में दिस इज मोर। Actually, the women of upper socio-economic status and caste are Absolutely right. Yes, are equally compelled by the circumstances. So we can say female feticide is a social evil, and it has to be handled both socially as well as individually. NGOs can work up to some extent, but it is the mental psychology which has to be मेड स्ट्रॉन्गर। तो इसी को मैं एक अपनी दो मेरी छोटी छोटी कविताएं हैं, पहले मैं वो प्रस्तुत करना चाहूंगी। एक मैं छोटे से कपलेट से मैं शुरू करती हूँ। नारी सशक्तिकरण का है बस इतना सा उपाय, बेटी हृष्ट पुष्ट और अपना बेटा सभ्य बनाए। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। सभ्य बनाए। मैं दो सिंबल्स लूंगी। पहले मैंने अपनी नानी के प्रति श्रद्धांजलि दी है और उसका शीर्षक है स्त्री, नियति और समाज। एक जमाना था जब स्त्री का वजूद समझा जाता था कैद समाज की जंजीरों में। अपने भाग्य को रोना ही होती थी नियति उसकी। एक जमाना था जब स्त्री का वजूद समझा जाता था कैद समाज की जंजीरों में। अपने भाग्य को रोना ही होती थी नियति उसकी। तब मेरी नानी ने अपने साहस और आत्मविश्वास से अपनी नियति को बदल कर दिखाया। अपने भाग्य में लिखा दुर्भाग्य का लेखा मिटा कर दिखाया। जब हताशा का अंधकार मुंह बाए खड़ा था उसके सामने, नहीं समझा उसने अपने आप को बेचारी। नहीं भटकी इधर उधर मारी मारी, हर चुनौती से किया मुकाबला, अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह अल्प शिक्षिता युवा विधवा असहाय थी, निरुपाय थी, मन ही मन आशंकित थी, संबंधों की विभीषिका में अकेली थी, विकंपित थी। पर वह जानती थी दुनिया से लड़ना भी और दुनिया को झुकाना भी, अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए, और हाँ मेरे लिए तो वो आसमान के तारे भी तोड़ के ला सकती थी। चरखे पर सूत काटते उसकी उंगलियों के साथ गुंजन करता था एक मन, जो आज भी सरसराता है हवाओं में, बनकर मेरे अस्तित्व का शक्ति तंत्र। दड़वट जमाना कट पले दिन आन के, गेट ओवर दिस बैड टाइम्स, गुड टाइम्स विल कम। काश उसके जैसा साहस अंश मात्र भी मैं देख पाऊं स्वयं अपने में या आज की किसी भी अन्य स्त्री में। बड़ी हैरत होती है मुझे आज जब स्वयं स्त्री ही मंच पर खड़े होकर कहती है, सोचती है और स्वीकारती है कि कैद में है उसका वजूद समाज के उस चक्र में जो टिका है उसी के स्वभाव जन्य ममत्व पर, बोध पर, स्वेच्छा से धारण किए उत्तरदायित्व पर। न जाने क्यों वह भूल जाती है कि उसी के हाथों में छिपा है समाज की भविष्य रूपरेखा का आकार। अपनी जन्मी अथवा अजन्मी बेटी को वह स्वयं दे सकती है सुरक्षा, कर सकती है अपने और उसके सपनों को साकार। न जाने क्यों वह भूल जाती है कि समाज के अनवरत घूमते चक्र की वह स्वयं है धुरी। समझ लेती है अपने आप को उस गैया सी निरीह जिसकी गर्दन पर कभी भी चला सकता है दुर्भाग्य अपनी पैनी छुरी। यदि एक स्त्री कर सके अपने को
केवल अपनी ही सोच की जंजीरों से आजाद। यदि एक स्त्री कर सके अपने को केवल अपनी ही सोच की जंजीरों से आजाद और ठान ले आगे बढ़ने की, समाज अपने आप पीछे हट जाएगा। बहुत सही, बहुत सही, क्या बढ़िया। निर्णायक वह स्वयं है, अपनी भाग्य विधायक वह स्वयं है। नारी सदैव जयते, स्वयमेव जयते, स्वयमेव जयते, बहुत स्वयमेव जयते। बहुत खूब, बहुत जी, खूब। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत खूब। बहुत अगर समय है तो मैं एक जी 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 छोटी सी कविता जी। अपनी बेटी के साथ अपनी भावनात्मक श्रृंखला वाह को लेकर, यादों का बक्सा। वाह। बचपन में मेरे पास था एक खास बक्सा, शायद आप सबके पास भी होगा। माँ रखती थी उसमें मेरे कपड़े प्यार से तह लगाकर। बचपन बीता, विदाई हुई और मैं बचपन की कई चीजों के साथ छोड़ आई उसे माँ के ही घर में। उसमें अब माँ रखती अपना गिना चुना सामान जरूरत के अनुसार। माँ के चले जाने के बाद उसका जो सामान मैं लाई वापस अपने घर, उसमें था वह यादों का बक्सा भी। बड़ा हौसला मिलता था उसे देख, कोई शक नहीं था उसकी मजबूती पर। बहुत कुछ सहा था उसने बदलते वक्त के साथ। सच, कितना लंबा सफर तय करके पहुंचा था आज वो मेरे पास फिर से। एक खौफनाक मंजर वो भी था जब नानी का हाथ थामे आग की लपटों में से होता बंटवारे के उस बड़े हादसे में से गुजरता, वह बचकर आया था कभी जिंदा। कुछ देर मैंने उसे सहलाया, फिर आहिस्ता से खोला, माँ का बचा कुचा सामान टटोला। एक एक करके हर चीज निकाली गई और बांट दी गई। अचानक जब देखा उसे खाली, बिल्कुल खाली, न जाने क्यों दिल जैसे धक सा हो गया। सोचने लगी, अब इसमें रखने को कुछ है ही नहीं, तो क्या करूंगी इसका। आंखों में भर आए मोटे मोटे आंसू और उस बक्से के भरे पूरे दिन याद करते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। मुंह से बरबस निकल गया, हाँ माँ, अब इसे भी करना होगा विदा। तभी अचानक बिटिया आई कमरे में और जान मेरे रोने का कारण मुस्कुराई। मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, मॉम, इसमें रोने की क्या बात है। लो, ये मेरे गुड्डे गुड़िया और खिलौने, ये मेरे बचपन की वो निशानियां जिन्हें मैं फेंकने नहीं देती, इन्हें रख दो ना संभाल कर इसमें, मेरी अलमारी में यूं ही जगह घेर रही। मेरे दुख के आंसू पल भर में खुशी के मोती बन गए। पता नहीं कैसे हर बेटी को आता है संभालना, माँ का बक्सा भी और माँ की आंख का आंसू भी। बहुत बिल्कुल, हर माँ के पास वो बक्सा होता है और हर बेटी को वो संभालना आता है। बहुत बहुत ही भावुक, इसलिए बेटी का होना बहुत जरूरी है। बहुत 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 ही सुंदर। बेटियां तो माँ के बराबर हो जाती हैं। यह माँ का ही स्वरूप है। बहुत सुंदर। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि कविता सच्ची भावनाओं का चित्र है। तो डॉक्टर नीलम, आपने जिस तरह अपनी रोल मॉडल, अपनी नानी की बातें और उनका चरित्र कविता के माध्यम से हमें बताया, और जिस तरह अपनी बिटिया के साथ आपका जो जुड़ाव है भावनात्मक, उसको हमें कविता के माध्यम से बताया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर मैं कहूँ, इन्होंने 4 पीढ़ियों को एक साथ एक जगह लाकर जो रखा है, उन भावनाओं का कोई मोल नहीं, उन भावनाओं का कोई मोल नहीं। बिल्कुल। तो चलिए कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। एक अच्छा रक्षा वैज्ञानिक वो होता है जिसके बनाए शस्त्र हर बार सटीक निशाना साधे, और एक अच्छा कवि वो होता है जिसकी बात सटीक निशाने पर यानी दिल पर लगे। लेकिन आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो इन दोनों मुख्तलिफ कलाओं में ही माहिर है। तो स्वागत है डीआरडीओ के निदेशक, 13 हिंदी पुस्तकों के लेखक, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर हिमांशु शेखर जी का। स्वागत है डॉक्टर हिमांशु आपका। स्वागत है, स्वागत। धन्यवाद वाव मंच का, लीना जी का, डॉक्टर पूर्णिमा जी का, और सभी मेरे ख्याल से जो इसके ऑफिस बियरर्स हैं। मुझे इस मंच से जुड़कर बहुत अच्छा लगा, और वो भी जब एक खास मुहिम के लिए आप एक काव्य गोष्ठी रख रहे हैं,
तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इसमें भागीदारी कर सका, और हमारे वरिष्ठ प्राणेंद्र नाथ मिश्र सर का हार्दिक आभार कि उन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि विषय दिया गया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बेटी बचाओ मुहिम में हमारे पुणे में एक डॉक्टर गणेश राख हैं, जिनका नाम लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस दिशा में मैं उनसे एक इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट करके एक पत्रकारिता का चैनल है, उनसे मैं जुड़ा, और उनको वैसे भी हमने टीवी पर देखा था। उनके हॉस्पिटल में जब भी लड़की पैदा होती है तो मिठाइयाँ बांटी जाती है और उसका खर्चा नहीं लिया जाता है। वाह, क्या बात है। डॉक्टर गणेश राख डॉक्टर हैं। पढ़ा था। हाँ जी हाँ, आपने पढ़ा होगा, और मैं चाहता हूँ कि उनका जिक्र जरूर हो, और मैं उनसे 2-3 बार मिल चुका हूँ, चूंकि मुंबई और पुणे में ही है, तो मैं मिल चुका हूँ उनसे। और बेटी बचाओ मुहिम में मुझे लगा कि उनका जिक्र आना आवश्यक है। बहुत बड़ा योगदान है, इस तरह बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ, बहुत बड़ा योगदान है, और इस तरह से बेटियों की संख्या जो कम थी और जिसका खामियाजा हम भुगत रहे थे, मेरे ख्याल से सामाजिक कई कुरीतियों का निवारण इससे संभव हो पाएगा अगर हम इस बात को ठीक से प्रचारित करें कि संख्या जो है सो अब ज्यादा हो गई है, तो अब थोड़ा सा एक अलग ढंग का माहौल समाज में अगर हम बना पाए, सब लोग कलेक्टिव रूप से सब लोग साथ मिलकर अगर चलें, तो शायद एक बहुत अच्छी मुहिम बन सकती है। और अभी हमें बहुत काम करना है, जैसा सब लोगों ने व्यक्त किया। तो इस मुलगी बचाओ, हम लोग महाराष्ट्र में मुलगी लड़की को मुलगी कहते हैं, मुलगा मुलगी कहते हैं, ऐसे लड़का लड़की को। तो मुलगी बचाओ मुहिम करके उनका था, तो मैंने सोचा कि उनका जिक्र यहाँ करूं। और उसके बाद मैं अपनी कविता 1-2 कविता रखना चाहता हूँ। देखिए, स्वागत है, स्वागत। पहली तो आपने जैसा कहा, सपना सच होने लगा, जग ऐसा कहने लगा, उलट रहा है अनुपात और नए भाव गहने लगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को याद होगा, एक माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना थी, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा, वाह, सब लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें बहुत सुंदर उन्होंने, और क्योंकि मैं रक्षा विज्ञान से संबंधित हूँ, तो मेरे लिए तो वो ब्रह्म वाक्य की तरह था कि अगर फूल ऐसी अभिलाषा करता है, और फूल को अगर हम नारी शक्ति का स्वरूप माने, तो अगर नारी शक्ति इस तरह की अभिलाषा करे कि वो देश के लिए मर मिटने को तैयार हो, तो निश्चित है कि आगे आने वाली पीढ़ियां उस तरह से ही, मेरे ख्याल से आगे बढ़े। बहुत बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा विचार है। मैंने उसी कविता को मूल में रखकर अपनी कविता का निर्माण किया है। और मैं इस अवसर पर, ज्यादातर कहा जाता है कि नारी विमर्श करके, साहित्यों में मैंने पढ़ा है कि नारी विमर्श करके एक अलग शाखा का निर्माण हो गया है, जिसमें नारी के बारे में, और नारी बहुत ही अबला है ऐसा चित्रित किया गया है। तो अभी जो दशा है, 12 लोग हैं और उनमें हमारे ख्याल से 2 ही पुरुष दिख रहे हैं। अभी जो अनुपात इस मंच पे दिख रहा है, आए नहीं अभी। तो सुनिए कि उस पुष्प की अभिलाषा और एक नर की अभिलाषा इस अवसर पर क्या हो सकती है। मैंने दो डर के मारे नहीं आए क्या? जी सर, अल्पसंख्यकों की आप लोग। तो एक नर की अभिलाषा सुनिए जी, और उसके बाद एक और रचना नारी शक्ति के ऊपर मैं पढ़ना चाहूंगा। पहले ये देख लीजिए, अगर ठीक ठाक लगे तो। चाह नहीं संख्या में मैं, चाह नहीं, नर की अभिलाषा है, और उस स्थिति में जब नारियों की संख्या नर से ज्यादा भारत में हो गई है, तो चाह नहीं मैं नारी से कम होता जाऊं, चाह नहीं कुछ को एकल रहने को मैं समझाऊं। अगर संख्या ज्यादा हो जाएगी तो 20 नारियां तो अकेले रहेंगी। चाह नहीं नारी जैसी मैं प्रसव वेदना सह पाऊं। पहले नारियों की संख्या कम रहती थी, तो जो अल्पसंख्यक है, अगर उन्हें प्रसव करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है, नर में वो सामर्थ्य नहीं है। तो चाह नहीं नारी जैसी मैं प्रसव वेदना सह पाऊं, चाह नहीं बहुआयामी व्यक्तित्व कहीं से ला पाऊं। मल्टीटास्किंग का जो कार्य है, वो नारियां हमेशा पुरुषों से ज्यादा अच्छा कर लेती हैं। इसको आप लोगों ने भी अभी उद्घाटित किया, और ये बात हम लोगों को भी समझाया जाता है
कि उनके दिमाग की कुछ बनावट इस तरह की होती है कि वो मल्टीटास्किंग ज्यादा अच्छी तरह से कर सकती है। चाह नहीं नारी जैसी मैं प्रसव वेदना सा पाऊं, चाह नहीं बहुआयामी व्यक्तित्व कहीं से ला पाऊं, चाह नहीं मैं भावुकता का सागर बनकर बह जाऊं, चाह नहीं नारी जैसी क्षमता अर्जित मैं कर पाऊं। अब क्या चाहिए, ये सब तो चाह नहीं में आ गया। मुझे साथ हो नारी का शक्ति धन विद्या दान मिले, लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा शक्ति धन विद्या दान मिले, उससे ही वंश वृद्धि कर मुझको एक पहचान मिले। उसको रानी कहकर देखो राजा हैं ये भान मिले, नारी से परिवार बने समाज में भी सम्मान मिले। और सबसे बड़ी बात है कि मातृभूमि कहते हैं ना वो, पितृभूमि का मान मिले। पितृभूमि की कोई भारत में तो कम से कम कोई इस तरह का वजूद नहीं है। मातृभूमि कहते हैं ना वो, पितृभूमि का मान मिले, मातृभाषा है संप्रेषण जिसमें नारी अवदान मिले। गणना में हो कम ज्यादा ये तो केवल नियम है, ऐसी उपलब्धि से नेतागण मत पाते ये गम है। ये केवल मतदान में हेड काउंट होता है तो उस तरह की उपलब्धि है। सपने ऐसे ना रखना जो तथ्य नहीं बस भ्रम है, नारी में शबरी सीता लक्ष्मी दुर्गा का संगम है। बहुत सुंदर, वाह। नत नर ने नित नमन नारी, नियम का ये आयोजन है। आपका जो ये आयोजन है, नत नर ने नित नमन नारी, नियम का ये आयोजन है। नारी शक्ति सृष्टि संचालक, सहर्ष सर्वस्व समर्पण है। नारी शक्ति सृष्टि संचालक, सहर्ष सर्वस्व समर्पण है, सहर्ष सर्वस्व समर्पण है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। एक लड़की अभिलाषा को बहुत खूबसूरती से और बहुत सच्चाई के साथ जो कि होना चाहिए। सही में खाली संख्या बढ़ने से कुछ नहीं होता, संख्या बढ़े या घटे ये तो नेताओं की बातें हैं। बिल्कुल आपने ये सही कहा, बिल्कुल सही कहा जी। तो वेरी नाइस, बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो एक और है, नारी को परिभाषित करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं। हम लोग घर बनाते हैं, घर पुरुष से नहीं बनता कभी भी, घर हमेशा नारी से ही बनता है। और इसलिए मैं घर दोनों से बनता है, घर पुरुष नारी दोनों से बनता है, दोनों से बनता है। संतुलन जहां हुआ वहां घर ढह जाएगा। गांधी जी ने भी कहा था कि आप एक पुरुष को जब आप शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और जब आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो सारा समाज, परिवार शिक्षित होता है, परिवार समाज। हम तो उसको मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि नारियों की शिक्षा और नारियों का जो एक अबला वाला स्वरूप है वो नहीं करता है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो बहुत गलत बात है। और इसलिए मैं परिभाषित करना चाहता हूँ कि नारी क्या है। ईंट पत्थर जोड़कर निर्माण भवनों का करें, जान तब आएगी जब स्त्री उसे धारित करे। क्या बात, जान तब आएगी जब स्त्री उसे धारित करे। वृक्ष फल की स्रोत है, बीज वो धारण करे, वंश वृद्धि के लिए स्थान परिवर्तन करे। शक्ति का प्रतिरूप साधा जननी बन विचरण करे, पीढ़ियां नूतन सृजन कर सृष्टि को अर्पण करे। त्याग कर नारी नहीं, नवनीर निर्मित जब करे, विकास रुकता यही साबित सब करे। निज निलय को छोड़ना व्यथित ना आश्रित करे, नवल गृह की कल्पना स्त्री को परिभाषित करे। शक्ति सृष्टि बीज उससे आकृति निर्मित करे, स्त्री जगत की स्रोत है जय घोष हो हर्षित करे। क्या बात है, स्त्री जगत की स्रोत है जय घोष हो हर्षित करे। माँ दुर्गा की आराधना होती है। हम दशहरा के समय देखते हैं तो हर बार इस बात का जिक्र होता है कि हम किसके वंशज हैं। तो हमेशा कहा जाता है कि हम जो नारी में जो जीन्स है वो नारी का जीन्स हमेशा आगे बढ़ता है, इसलिए माता शक्ति को जगन्मयी माँ कहा जाता है और इसलिए नारी शक्ति की का ही वंश आगे चलता है। ये मिथ्या धारणा है कि हम किसी अपने बाप दादा का वंश नहीं चला रहे हैं। हम संभवतः
नानी का वंश चला रहे हैं इस बात पर, और ऐसा जैसा नहीं, इसलिए कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है वो माँ से आता है। माँ से है। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने वही बात कही जो मैंने भी पढ़ा है। धन्यवाद सब। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दोनों रचना। धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर हिमांशु, बहुत सुंदर आपने कविता हमें सुनाई। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा को कि वो आए और एक और कविता हमें सुनाए। देखो, अभी हमारे 2 मेहमान और बैठे हुए हैं, रेणु जी और दीपांजलि जी। हाँ, तो उनको लेना। चलिए अभी हम एक रचना सुनाते हैं जो कि बेसिकली वास्तव में हम कहेंगे कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि परिवार से संस्कार मिलते हैं, माँओं से संस्कार मिलते हैं, लड़के अगर कुछ गलत करते हैं तो भी संस्कार उनके परिवार के ही हैं, और अच्छा करते हैं तो भी संस्कार उनके परिवार के ही हैं। लेकिन लड़के जब गलत करते हैं तो पहले भी हम बोल रहे थे कि बचपन से ही उनको ये सीखना होगा कि बहनों की इज्जत कैसे की जाए, दूसरी लड़कियों की इज्जत कैसे की। जब वो अपनी माँ की इज्जत करेंगे, बहन की इज्जत करेंगे, तभी वो दूसरी बाहर की लड़कियों की भी इज्जत कर पाएंगे। और वो तभी कर पाएंगे जबकि वो देखेंगे कि उनके घर में उनके पिता, उनके बड़े भाई और घर के जो मर्द हैं वो घर की महिलाओं की इज्जत कर रहे हैं, उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। अगर बात चलती है कि अरे ये पनिशमेंट है, ये धाराएं हैं, अगर कोई कुछ गलत करता है तो इसमें सजा से काम नहीं बनता है, सजा से बात नहीं बनती है, सजा तो आखिर की बात होती है। क्यों ना उनको बचपन से ही एक इस तरह के संस्कार देने का प्रयास किया जाए। तो ये एक्चुअली लिखा अपनी एक स्किट के लिए था, जो हम यहाँ पे इसको लीना बानू जी समझ गई हैं, डॉक्टर लक्ष्मी भी, कि न मारो न पीटो न नफरत से देखो, न बन जाएं बेटे कहीं भेड़िए, न सर पे भी इतना चढ़ाओ इन्हें, न बन जाएं बेटे कहीं भेड़िए। न मारो न पीटो न नफरत से देखो, ऐसा करोगे तो वो भेड़िए बनेंगे ही बनेंगे। न मारो न पीटो न नफरत से देखो, न बन जाए बेटे कहीं भेड़िए, न सर पे भी इतना चढ़ाओ इन्हें, न बन जाए बेटे कहीं भेड़िए। बेटी से कहते हो बन घर की इज्जत, तो बेटों को क्यों छूट देते हो इतनी। बहुत से घरों में ये भेदभाव वाला व्यवहार, अभी लड़कियों की तादाद बढ़ी है पर अभी इस व्यवहार को आने में समय लगेगा, इस मानसिकता को बदलने में अभी समय लगेगा। जब तक ये मानसिकता नहीं बदली जाती, खाली संख्या बढ़ने से कुछ नहीं होता है। तो बेटी से कहते हो बन घर की इज्जत, तो बेटों को क्यों छूट देते हो इतनी कि अपनी ही माँ और बहनों की इज्जत कर दे ये तार बन के वहशी दरिंदे। किसी दूसरी लड़की के साथ अगर ये बदतमीजी करेंगे तो इज्जत तो उनकी ही माँ बहनों की जाएगी ना, उनके ही घर की जाएगी। तो बेटों को क्यों छूट देते हो इतनी कि अपनी ही माँ और बहनों की इज्जत कर दे ये तार बन के वहशी दरिंदे। क्यों हर बात पर करते बिटिया को ही चुप, जबकि करते हैं ये घर की इज्जत में डंडे। बेटी को कहते हो बेटे तुम सलीका सीखो, तुम जो है संस्कार वाली बनो, तो बेटों को क्यों करते हो। क्यों हर बात पर करते बिटिया को ही चुप, जबकि करते हैं ये घर की इज्जत में डंडे। किसी की तो भाभी बहन होगी वो भी, सपने भी आंखों में पाले तो होंगे। नहीं कोई हक इनको तोड़े वो सपने सिखाओ इन्हें घर की इज्जत को समझे। हर लड़की अपने घर की इज्जत होती है, अगर ये उसकी इज्जत लूटते हैं तो ये अपने ही घर की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। कि किसी की तो भाभी बहन होगी वो भी, सपने भी आंखों में पाले तो होंगे। नहीं कोई हक इनको तोड़े वो सपने, सिखाओ इन्हें घर की इज्जत को समझे। जो कि तुम्हारे बनी शान देखो वही तो किसी और घर का भी गौरव। घर में भी एक बहू बन के आ रही है, किसी दूसरे के घर की गौरव है वो बिटिया। इसी तरह से तुम्हारे लड़के जिनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं वो भी अपने घर की गौरव है। तो जो घर की बनी, जो घर की तुम्हारे बनी शान देखो वही तो किसी और घर का भी गौरव। समझाओ बेटों को सिखलाओ इनको कुछ इंसानियत की दवा डालो इनमें, कि वहशी दरिंदे कहीं बन न जाएं, कि बेटे कहीं भेड़िए बन न जाएं, कि बेटे कहीं। बहुत सुंदर। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात पूर्णिमा जी, कि पहला स्टेप जरूर हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये सेकंड स्टेप है जिसमें हमें ध्यान देना है
कि बेटे कहीं भेड़िए ना बन जाए। भेड़िए ना बन जाए। बहुत खूब, बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो अब जो अगली मेहमान हमारे साथ हैं, वो यूं तो अपने दिल की बात फेसबुक लाइव पर करती हैं, लेकिन आज वाव इंडिया के पटल पर भी हमारे साथ अपने दिल की बात करने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोटा से हमारे साथ जुड़ने वाली डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जी का। और रेणु जी एंकर है और साथ ही इनकी 3 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी है। स्वागत है डॉक्टर रेणु आपका। धन्यवाद। जी, स्वागत है रेणु जी। और रेणु जी का अपना एक FM चैनल भी है जो ये वहाँ कोटा में चलाती हैं। जी रेणु जी। धन्यवाद दीदी। और सबसे ज्यादा तो मैं इस पटल का धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे इतने अच्छे पटल पर ये मौका दिया। धन्यवाद। मैंने इसे कहा भी था कि बहुत छोटी छोटी सी बातें लिखती हूँ, दिल की बातें करती हूँ। सबसे पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय रावत साहब का जो निधन हुआ, हम शहीद हुए, उनके लिए मैं 4 लाइनें जरूर कहना चाहूंगी कि गजरे की महक छोड़कर आया हूँ, गजरे की महक छोड़कर आया हूँ, अपनी नन्ही चिड़िया को आंगन में चहकता छोड़कर आया हूँ। भारत माता अपने आंचल में समा लेना, मैं अपनी माँ का आंचल छोड़कर आया हूँ, मैं अपनी माँ का आंचल। नमन। सबसे खास बात हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम अपना सपना सच कर रहे हैं। लेकिन मेरी जो कविता है वो हकीकत है, क्योंकि मैं राजस्थान कोटा से हूँ। हम सभी जानते हैं कि वहाँ आज भी स्थिति गांवों में क्या है, नारी की, बेटियों की। और 7 दिन पहले की बात है कि मैं हॉस्पिटल गई थी किसी काम से, वहां पर एक लेडी रो रही थी। ये सच्ची घटना है। मैंने जब उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो 1 महीने है, उसे गर्भ से है, उसकी बेटी है, पता चला है। मेरा पति और सास मिलके मेरा अबॉर्शन कराना चाहते हैं, और लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को मारा जाए। मैंने कहा आपने बोला क्यों नहीं, आपने मना क्यों नहीं किया? कि जब मैं बोलती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है कि तुम कुछ नहीं समझती हो, तुम्हें क्या पता है। क्योंकि ये जनरली बात होती भी, अगर कहते तो तुम्हें नहीं मालूम है, हम घर से बाहर जाते हैं, हम जानते हैं इस चीजों को। तो जब ये सारी बातें हुई थी तब कुछ दिमाग में आया, उसके बाद आकर मैंने लिखा है, वही जो दिल से, वो आपके साथ मैं साझा जरूर करना चाहूंगी। जी बिल्कुल, स्वागत है। स्वागत। वैसे तो बहुत सीमाओं में बंधी हूँ, वैसे तो बहुत सीमाओं में बंधी हूँ, कम से कम शब्दों की सीमा में तो मत बांधो। दिल में क्या है, इस दिल की भावनाओं को तो शब्दों का आकार लेने दो। मुझे भी तो कुछ कहने दो, मुझे भी तो कुछ कहने दो, मुझे भी तो कुछ कहने दो। आज जो भी हो रहा है, क्योंकि उसके साथ जो हो रहा था, उसके अंदर एक जान जो पल रही थी, उसको खत्म किया जा रहा है। तब वो कहती है कि आज जो भी हो रहा है उसे देख तुम तो मौन हो गए, क्योंकि उसका पति अपनी माँ का साथ दे रहा था। क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं सच है कि नारी नारी की दुश्मन इस जगह सबसे ज्यादा दिखाई देती है। बिल्कुल, इस मामले में तो यही है। हाँ जी, बिल्कुल। तब वो ये कहती है कि आज जो भी हो रहा है उसे देख तुम तो मौन हो गए, पर मुझे तो कुछ कहने दो, तुम्हारे सोए हुए जमीर को जगाने दो, मत बांधो शब्दों की सीमा में, अब तो दिल खोलकर कहने दो, मुझे अब तो कुछ बोलने दो। अगर अब भी कुछ ना कहा, अगर अब भी कुछ ना कहा, धिक्कार है मुझे, क्योंकि उसे लगेगा कि मैंने अपने अंदर के अंश को खत्म कर दिया, उसके लिए मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ी। तब वो ये बात कहती है कि अगर अब भी कुछ ना कहा तो धिक्कार है मुझे मेरे मनुष्य होने पर, कम से कम मुझे मनुष्य धर्म तो निभाने दो, अब तो कुछ कहने दो, मत बांधो शब्दों की सीमा में, शब्दों के इस दरिया को बहने दो, अब तो कुछ कहने दो। सुनो सुनो, जो तुम मेरी कोख में ही इस अजन्मी बच्ची को मार देना चाहते हो, सुनो, तुम मेरी कोख में ही इस अजन्मी बच्ची को मार देना चाहते हो। अगर मेरे पिता ने भी तुम्हारी तरह ही सोचा होता तो तुम्हारे घर के कुल दीपक के लिए मुझे कहाँ से लाते। इस बच्ची को मत मारो, आने दो इस धरा पर, आने दो इस धरा पर, तभी तो ये किसी घर का चिराग जलाएगी। मतलब कोशिश करती है किसी भी तरीके से मेरा पति मान जाए, उसको हर तरह से मनाने की कोशिश करती है कि तभी तो ये किसी घर का चिराग जलाएगी, जब बच्ची ही नहीं होगी तो चिराग जननी कहाँ से लाओगे। मत मारो मेरी कोख में इस अजन्मी बच्ची को, आने दो इस धरा पर।
कहते हैं कि जब बच्चा हमारे पेट में होता है तो वो भी बातों को सुनता है, समझता है। अभिमन्यु का उदाहरण हमारे सबके सामने है। तो वो बच्ची अंदर से अगर कह पाती तो क्या कहती? हाँ माँ, हाँ माँ, पापा को कहो ना, हाँ माँ, पापा को कहो ना, मैं भी तो उनका अंश हूँ। पापा, मेरी गलती क्या है जो आप समय से पहले अपने अंश को अपने से जुदा कर विदा कर रहे हो? एक बार मुझे आने तो दो इस धरा पर, फिर देखो आपकी बगिया को मैं महका दूंगी। उसके बाद भी उसकी बात को नहीं सुना जाता। माँ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और जब होता है तो वो अंदर जो कन्या होती है, वो भ्रूण जो उसका होता है, वो क्या सोचता है? माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एक वीडियो मैंने देखा तो उसमें एक एक पैर और हाथ और उसको किस तरीके से उसको अलग किया जाता है। जो पीड़ा होती है वो पीड़ा है, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप रोको ना। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप रोको ना इन सबको। आप चुप क्यों? वो कुछ नहीं कह पा रही। तब कहती है, माँ आप चुप क्यों हो? मैं तो आपकी ही परछाई हूँ, क्यों अपने से अपनी परछाई को जुदा कर रही हो? माँ, एक बार तो मुझे आने दो, इनको रोको, एक बार मुझे जन्म लेने दो इस धरा पर। पापा, आपका नाम रोशन करूंगी, एक बार तो आने दो। फिर कहते हैं कि बेटियां तो भावनाओं का स्पर्श एहसास है। बेटियां तो भावनाओं का स्पर्श एहसास है। बेटियां हमारे जिंदगी के अलंकार में अनुप्रास हैं। रोटी कम देख बेटी बोली, पापा आप खा लीजिए, आज तो मेरा उपवास है। होती हैं बेटियां। ओलंपिक में पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाती हैं बेटियां, फिर भी कोर्ट में क्यों मारती जाती है? क्यों मारती जाती है? वाह, बहुत ये मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। हम लोग एक पेपर पढ़ाते थे लड़कियों को, विमेन साइंस एंड सोसाइटी। कई बार हमसे प्रश्न पूछती थी, हमें क्यों पढ़ा रहे? मैंने कहा तुम भी एक दिन माँ बनोगी, तुम अपने बच्चों को ये सिखाना। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो है आपको भी सीखना पड़ेगा कि विमेन का सोसाइटी में रोल क्या है। ये नहीं हो सकता कि आप ना समझो। अपने लड़कों को सिखाना, ये बात जो है लड़के लड़कियों को सबको सिखाना। तो जब वो माँ बनेगी या वो बाप बनेगा, उसको याद है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल ये राजस्थान में हम लोग जहाँ है वहाँ आज भी ये घटनाएं हो रही हैं। बेटियां अगर पैदा भी हो जाती तो उनको गाड़ दिया जाता है, या नहीं तो अफीम देकर के मार दिया जाता है। अरे बाप, एक फिल्म आई थी मातृभूमि, श्रीदेवी और उसके हस्बैंड ने मिलके बनाई थी। आपने देखा कि नहीं? इट वाज सो पैथेटिक। मेरे से तो देखा ही नहीं गया जिस तरह वो मारते हैं। फिर दे आर रनिंग आफ्टर कि उनको ब्राइड्स नहीं मिल रही। उनको एक बहुत ही पिछले दिनों क्या चल रहा था ये हरियाणा के गांव में और कई गांव में कि दूसरी जगहों से लड़कियां खरीद करके लाते थे और एक घर के जो भी 4-5 लड़के होते थे उनके साथ उनको ब्याह दिया जाता था। एक दिन तो बल्कि हम न्यूज देख रहे थे कि कन्या पूजन के समय उन्हें कन्या नहीं मिल रही थी पूजने के लिए, क्योंकि सारी लड़कियां वहां खत्म कर दी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सुंदर आपने कविता सुनाई डॉक्टर रेनू। और अब स्वागत करते हैं कानपुर की एक ऐसी कवित्री का जिन्होंने दोहे, कुंडलियां, चौपाई, मुक्तक, छंद, गीत, गजल सब कुछ लिखा है। इनके कई संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। तो स्वागत करते हैं दीपांजलि दुबे जी का। स्वागत है दीपांजलि जी। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर पूर्णिमा दीदी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी के साथ कविता पाठ कर रही हूँ और सभी को मैं हार्दिक प्रणाम करती हूँ। आम आदमी में कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जागरूकता तो बढ़ी ही है, कन्या भ्रूण हत्या के मामले में कमी भी आई है। इसी विषय को लेकर आज आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा दी व डॉक्टर शारदा जैन जी तथा आदरणीय डॉक्टर एस लक्ष्मी देवी जी के सौजन्य से इस काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है और मैं समझती हूँ आप सभी प्रतिष्ठित जनों के साथ भाग लेना ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है।
और तहे दिल से आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। तो अब ज्यादा भूमिका न बांधते हुए मैं सर्वप्रथम रावत जी के लिए 4 पंक्तियां अपनी कहना चाहूंगी आप सभी के समक्ष। रावत को यह देश भूल न पाएगा, रोते रोते भी ना बिसराएगा, जो उपकार किए हम पर पल पल वो ही याद आएगा। इन पंक्तियों के साथ सत सत श्रद्धांजलि देती हूँ। और अब मैं एक अपनी रचना लेकर आई हूँ जो गीत है बेटियों के लिए। ये वैसे तो मैंने बेटी दिवस पर ही लिखा था, लोटस डे पर मैंने आज इसको थोड़ा सा चेंज किया है, एक अंतरे को सिर्फ चेंज किया है। और पहले मैंने अंतरा ये लिखा था, बेटियों का यह दिवस तो पर्व मनना चाहिए, माँ का सारा स्नेह तो आशीष बनना चाहिए। अब मैंने देखिए इससे क्या किया है, आज एक चेंज किया है अंतरा। तो ये बहर पर एक लिखा हुआ गीत है, क्योंकि मैं गजल ज्यादा लिखती हूँ तो मैंने उसी को गीत का रूप दिया है। तो सुनिएगा। सभी को प्रणाम करते हुए, माँ शारदे को नमन करते हुए, वाव साहित्य प्रेमी नमन मंच को प्रणाम करते हुए मैं शुरू करती हूँ। बेटियों को जनने का क्रम और बढ़ना चाहिए, बेटियों को जनने का क्रम और बढ़ना चाहता है, माँ का सारा स्नेह तो आशीष बनना चाहता है। बेटियों को जनने का क्रम और बढ़ना चाहता है, माँ का सारा स्नेह तो आशीष बनना चाहता है। ज्ञान दे के चाहती बेटी सदा ऊंचे उठेगी, ज्ञान दे के चाहती बेटी सदा ऊंचे उठेगी, जिंदगी के इम्तिहानों में सदा ही जीत लेगी, जिंदगी के इम्तिहानों में सदा ही जीत लेगी। बेटियां दुर्गा बनेंगी, युद्ध सारे वो लड़ेंगी, बेटियां दुर्गा बनेंगी, युद्ध सारे वो लड़ेंगी, जीतने का दम भरेंगी, पंथ में आगे बढ़ेंगी, जीतने का क्रम भरेंगी, पंथ में आगे बढ़ेंगी। आज जीता प्यार मेरा, जीतती तू लाडली जब, आज जीता प्यार मेरा, जीतती तू लाडली जब, हमने तो तेरे लिए खुशियां बिछा दी बावली। अब हर्ष ये उल्लास मेरा, लाड़ बनना चाहता है, हर्ष ये उल्लास मेरा, लाड़ बनना चाहता है। बेटियों को जनने का क्रम और बढ़ना चाहता है, हर तरफ है शोर ऐसा, कीर्ति तेरी छा रही है, हर तरफ है शोर तेरा, कीर्ति तेरी छा रही है। ज्ञान मेरा भी बढ़ा है, मान मेरा भी बढ़ा है, ख्याति तेरी भा रही है, अंश मेरा दोनों में है, बेटे हो या बेटियां ही, अंश मेरा दोनों में है, बेटे हो या बेटियां भी। बीज जो बोते यहाँ वो काटेंगे हम खेतियां ही, बीज जो बोते यहाँ हम काटेंगे ही खेतियां हम। सीख जो अच्छी रही तो जग में तेरा नाम होगा, सीख जो अच्छी रही तो जग में तेरा नाम होगा, कर्म जो अच्छे नहीं तो नाम भी बदनाम होगा, कर्म जो अच्छे नहीं तो नाम भी बदनाम होगा। बेटियों को मान दो, यह मान बढ़ना चाहता है, बेटियों को मान दो, यह मान बढ़ना चाहता है। बेटियों का यह दिवस है, पर्व मनना चाहता है, जिंदगी भर खुशनुमा बरसात ही होती रहेगी, जिंदगी भर खुशनुमा बरसात ही होती रहेगी। हौसले भर कर उड़ाने तू सदा भरती रहेगी,
है सदा मेरी दुआ तुम आसमां पे को भी छुओगी, है सदा मेरी दुआ तुम आसमां को भी छुओगी, राह में रोड़े कभी आए तो तुम भी ना रुकोगी, राह में रोड़े कभी आए भी तो तुम ना रुकोगी, बांध बांधा बेटियों ने रिश्ते की लाज कड़ियां, रौनके हैं बेटियां घर आंगना की साज चिड़ियां, जागरूकता अब बढ़े जागरूकता अब बढ़े, पैगाम बढ़ना चाहता है, बेटियों को जनने का क्रम, बेटियों को जनने का क्रम और बढ़ना चाहता है, बेटियों को जनने का क्रम और बढ़ना चाहता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीपांजलि जी, और आपने बड़े अच्छे से इसको गाया भी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। आपने जिस तरह लयबद्ध तरीके से इस भावना को हमारे समक्ष रखा, बहुत सुंदर था। और अब एक बार फिर हम चलते हैं डॉक्टर पूर्णिमा जी की तरफ और उनसे आग्रह करते हैं कि एक और रचना। हाँ जी, स्वागत। चलिए हम एक तरह से समापन ही अब कार्यक्रम का आ रहा है, तो हम अपनी वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएं वोट ऑफ थैंक्स के लिए। उससे पहले एक रचना और हम मत समझो मैं दुर्बल हूँ, बहुत मत समझो मैं दुर्बल हूँ, मैं हूँ साहस से परिपूर्ण सदा, हर नई डगर पर चलती हूँ मैं अटल इरादे लिए सदा। लड़की जिस डगर पर भी चलती है उसके इरादे अटल होते हैं। मत समझो मैं दुर्बल हूँ, मैं हूँ साहस से परिपूर्ण सदा, हर नई डगर पर चलती हूँ मैं अटल इरादे लिए सदा। मुझ में कितने ही रूप भरे, मुझ में कितने ही रंग भरे, मुझ में वो माँ भी है, वो बहन भी है, वो बेटी भी है, वो दोस्त भी है, वो पत्नी भी है। मुझ में कितने ही रूप भरे, मुझ में कितने ही रंग भरे, दे दिए प्रकृति ने मुझको अपने सारे ही वरदान हरे। मुझ में धरती सा धीरज, पर्वत सी ऊंचाई भी मुझ में, मुझ में धरती सा धीरज, पर्वत सी ऊंचाई भी मुझ में, मन की चंचलता के संग ही सागर सी गहराई मुझ में। वो अगर चंचल है तो वो सागर जैसी उसमें गंभीरता भी है, गहराई भी है। तो मुझ में धरती सा धीरज, पर्वत सी ऊंचाई भी मुझ में, मन की चंचलता के संग ही सागर सी गहराई मुझ में। अभी हिमांशु जी बोल रहे थे कि अगर लड़कों को कहा जाए कि वो प्रसव पीड़ा लड़कों के लिए वो प्रसव पीड़ा नहीं बनी है, लड़कियों में धैर्य होता है, लड़कियों में सहन शक्ति होती है, इसीलिए वो गर्भावस्था को और उसके बाद में प्रसव पीड़ा को बर्दाश्त कर लेती हैं। तो मुझ में धरती सा धीरज, पर्वत सी ऊंचाई भी मुझ में, मन की चंचलता के संग ही सागर सी गहराई मुझ में। हो कितनी बाधाएं मग में, पर पग न कभी रुकते मेरे, हो कितनी घोर निराशाएं, विश्वास अडिग रहते मेरे। मैं अंधियारी राहों में निज प्रकाश फैलाती जाती हूँ, हो मग में कितने कांटे, मैं बस पुष्प खिलाती जाती हूँ। बहुत सुंदर है आंखों में चिंगारी, सांसों में तूफान भी मचल रहे हैं, आंखों में चिंगारी, सांसों में तूफान भी मचल रहे, पर मस्त हवा के झोंके भी मन के पंखों से उलझ रहे। एक तरह क्या बात है, बढ़िया। तो है आंखों में चिंगारी, सांसों में तूफान भी मचल रहे, पर मस्त हवा के झोंके भी मन के पंखों में उलझ रहे। मैंने सूरज की दाहकता से दाहकता भी पाई है, मैंने सूरज की दाहकता से दाहकता भी पाई है, और धवल ज्योत्सना से चंदा की शीतलता भी पाई है। दोनों गुण बहुत हैं। और सच पूछिए तो स्त्री का यही जो गुण है, पुरुष में एक कठोरता होती है, वो झुक नहीं सकता भले ही टूट जाए, लेकिन लड़की में कोमलता भी होती है, कठोरता भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। जहां जिस चीज की आवश्यकता होती है वहां वो उसका गुण सामने आ जाता है। तो मैंने सूरज की दाहकता से दाहकता भी पाई है, और धवल ज्योत्सना से चंदा की शीतलता भी पाई है। अंगों में मलय समीर, कोयलिया कुहुक रही है वाणी में, अंगों में मलय समीर, कोयलिया कुहुक रही है वाणी में,
और उल्लासों के निर्झर का है गान बसा मेरे मन में। मैं चेतन ताबन थके हुए राही को राह दिखाती हूँ। चेतना भी तो नारी ही है। मैं चेतन ताबन थके हुए राही को राह दिखाती हूँ, पा जाए वह मंजिल अपनी ऐसा उल्लास जगाती हूँ। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। मैंने न कभी रुकना सीखा, बस आगे बढ़ती रही सदा। मैंने न कभी रुकना सीखा, बस आगे बढ़ती रही सदा। मत समझो मैं दुर्बल हूँ, मैं हूँ साहस से परिपूर्ण सदा। और हम, जैसा अभी बात चल रही थी कि परिवर्तन तो आया है, सुधार तो हुआ है, अब बेटियों को सशक्त बनाने की दिशा में भी तेजी आएगी, इसकी तरफ भी हम आशावान हैं। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कहीं लड़कों की संख्या कम होने पर विवाह के बाजार में उनकी बोली पहले की ही तरह ऊंची न होने लग जाए। बिल्कुल। और इसके लिए बेटियों को भावनात्मक, शारीरिक, आध्यात्मिक, आर्थिक हर स्तर पर सशक्त करना होगा कि वो दृढ़ता से बोल सके कि दहेज लेने वाले व्यक्ति से हम शादी नहीं करेंगे। एक बात और, जो अभी हम कह भी रहे थे कि संतुलन आवश्यक है। किसी एक की तादाद बढ़ जाए, एक की तादाद घट जाए तो वहां भी असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। और फिर वही अभी हिमांशु जी ने और अशोक जी ने भी कहा था कि वही व्यभिचार और वो सब असंतुलन के ही परिणाम होता है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं अपनी वाइस प्रेसिडेंट बानू बंसल जी को धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। एक लाइन बोल दो उसके पहले। जी जी अवश्य अवश्य। एक लाइन सिर्फ ये बोलनी है कि हमारी एक मेरे को जो गाना सिखाती थी मोहना वेणुगोपाल, उन्होंने एक डांस ड्रामा कराया हमारे कॉलेज में नारी के ऊपर। उन्होंने 3 तरह की नारियां दिखाई कि सोसाइटी कैसे नारी को ट्रीट कर रही है। उसने कहा दामिनी, दबाई जा रही है, हर चीज में दबाया जा रहा है। दूसरा उन्होंने दिखाया कामिनी, वो बेचारी अब काम के लिए तो निकल पड़ी, बट काम यहाँ भी, काम घर पे भी, काम यहाँ पे, काम घर पे भी, तो वो काम से दब रही है। फिर उन्होंने दिखाया रोशनी, उन्होंने दिखाया कि कैसे ये जो है अपना सब काम बांटकर खुद भी काम कर रही है, सबको भी काम करा रही है और सबको भी वो संस्कार दे रही है। ऐसे करके दर्शाया गया। और हम सोचते हैं कि हमारे फ्यूचर में ऐसा ही रहेगा कि सब साथ मिलके, एक जैसे 2 पहिए होते हैं अपने गाड़ी के या रथ के, वो इकट्ठे चले। ये मेरी कामना। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं भी एक लाइन जोड़ना चाहूंगी। जी, दो पंक्तियां मेरे मन में भी आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आगे के लिए हमारा भविष्य में नारी का मन और उसकी स्वाधीनता, जो स्वतंत्रता उसे मिले, उससे उसको किस ओर लेके जाना है, उस पर दो पंक्तियां मैंने एक पोएम लिखी है, उसकी मैं कहना चाहूंगी। शाश्वत सृजन के चक्र में अधिकार अपना चाहती हूँ, शाश्वत सृजन के चक्र में अधिकार अपना चाहती हूँ, आज मैं आकाश गंगा पार करना चाहती हूँ। आकाश गंगा, क्या कल्पना है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ मुझे याद आ रही है विनोबा भावे जी का एक उन्होंने कहा था कि कवि आत्मनिष्ठ है, कवि स्वयंभू है। आज ये बात हमारे इस कवि गोष्ठी से चरितार्थ हो रही है। जिस तरह सभी कवियों ने और कवित्रियों ने नारी के विभिन्न रूपों को और उसकी भावनाओं को और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम सबके सामने प्रस्तुत किया है, मजा आ गया। कहीं बात हुई बेटे कहीं भेड़िए ना बन जाए, अब एक जगह बात हुई अभी तो कुछ कहने दो, शब्दों के दरिया को बहने दो। फिर बात हुई रोल मॉडल अपनी नानी, अपनी बिटिया की, 4 जनरेशन की हमें कहानी सुनने को मिली। और फिर बात हुई बेटियों को मान दो, ये मान बढ़ना चाहिए। और फिर बात हुई मत समझो मैं दुर्बल हूँ। यानी कि हर एस्पेक्ट की चर्चा हुई, बहुत मजा आया। और अब एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ बानू बंसल जी को, जो कि वाव इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट है। स्वागत है बानू जी आपका। स्वागत है। नमस्कार जी। आज की काव्य गोष्ठी वाकई इतनी सुंदर रही
लगता नहीं है कि हमें जाने का मन कर रहा है, लेकिन हमें जाना है, समय की बाध्यता है। उन सबसे पहले मैं बिपिन रावत जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। वो देश के लिए कितने सशक्त और कितने सबल थे। उनकी क्षतिपूर्ति तो हो ही नहीं सकती, लेकिन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यही हम कह सकते हैं। उन दोनों पति पत्नी ने देश के लिए अपना सर्वस्व दे दिया, ये उनकी महानता है। उसके पश्चात वोट ऑफ थैंक्स में मैं सभी के लिए क्या कहूँ, डॉक्टर जैन से लेकर जितने हमारे आए हुए लोग हैं, उन्होंने अपने आप में इतनी सशक्त, इतनी अच्छी कविताएं कही कि मैं उसमें कुछ नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी कुछ शब्द मेरे भी निकल के आना चाहते हैं, स्वागत सुनाना चाहती हूँ। सच में सपना सच हुआ। लड़कियां सीमित संख्या में जो थी, होती जा रही थीं, आज अस्तित्व की लड़ाई लड़कर, जीत कर, अग्रसर होकर आगे बढ़ गई। उसने अपने मिटते हुए अस्तित्व को नकारते हुए प्रगति की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। वो कदम कदम बढ़ रही है। स्वागत है उन नन्हे कदमों का और आशीष है उस उत्तरोत्तर प्रगति की राह पर चलते हुए उन कदमों का, उनको लक्ष्य मिले। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ हम फिर आगे आप सबसे मिलेंगे। सभी आए हुए लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत और प्रणाम।